बोलते हैं इक्विवेलेंट। हाँ, तो है ना, तो क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जैसे जैसे H2SO4 प्लस 2NaOH गिव्स क्या हुआ Na2SO4 प्लस 2H2। तो देखो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 1 मोल H2SO4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NaOH। ठीक है ना, इसका ये मीनिंग हुआ। तो उन्होंने क्या करा, एक नई चीज ढूंढी ऐसी कि जो 1 से 1 ही रिएक्ट करे, है ना। ऐसा उन्होंने, मतलब क्या होता है इसमें, क्या हो रहा है 1 से 2 रिएक्ट कर रहे हैं या 2 से 4 रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, या 3 से 5 कर रहे हैं, कुछ भी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, एक के 1 मोल दूसरे के 4 मोल से भी रिएक्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे Al2S Al2O3। तो इसमें क्या हुआ कि 2 मोल Al ने 3 मोल का से रिएक्ट करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, है ना, तो बना क्या Al2O3 करा। तो उन्होंने क्या करा, ये प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट डेवलप करा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट, है ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, 1 से 1 ही रिएक्ट करेगा, है ना। उन्होंने बोला है कि, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये इसकी यूटिलिटी समझ में आई कि उसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ Al ओनली रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ O, है ना। ऐसी एक क्वांटिटी उन्होंने, देखो मोल भी बनाया ही गया है ना, ऐसे उन्होंने एक और नई चीज बनाई, है ना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। और उन्होंने बोला है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, कि हाइड्रोजन के 1 एटम हैज 1 इक्विवेलेंट, है ना। हाइड्रोजन के एक एटम में क्या होता है, एक इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट नाम इसलिए रखा है कि इक्वल, कि ऐसी चीज जो इक्वली रिएक्ट करे, 1 से 1 ही रिएक्ट करे, बस ऐसे ऐसे इसका नाम रख दिया, इसलिए नाम रख दिया उसका इक्विवेलेंट, कि ये दो चीज हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना, उससे नाम रखा। जैसे मोल है, तो मोल का क्या मीनिंग, मोल का मीनिंग तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, है ना, नहीं होता ना कुछ भी मीनिंग, मोल का कुछ नहीं मीनिंग होता। 1 मोल का मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो ऐसे ही इक्विवेलेंट बस एक नेम रखा हुआ है, और वो नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक इक्विवेलेंट किसी का दूसरे के एक इक्विवेलेंट से ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और फिर एक पूरा एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, अभी आएगा, थोड़ा सा करेंगे ना, समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या फायदा है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या मान लिया कि हाइड्रोजन के एक एटम में क्या होता है, एक ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और ये बोला कि अब जैसे हमको निकालना है कि ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने से कंबाइंड होता है, 2 से, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम में क्या होता है, 2 इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसे करके ये एक नई चीज उन्होंने क्या करी, डेवलप करी। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम है ना, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्या बनाता है, HCl बनता है। तो क्लोरीन के एक एटम में कितना होगा, एक इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्लोरीन का एक एटम कितना होगा, उसमें भी क्या होगा, एक ही इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में कितने हुए, 2 इक्विवेलेंट हुए, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, नहीं 1 कैसे, देखो नहीं, देखो इसको थोड़ा सा सोचो पहले। ऑक्सीजन के एक एटम में 2 इक्विवेलेंट है ना, तो एक इक्विवेलेंट का वेट कितना हो गया, 16 कितने का होता है, एक एटम का होता है। एक एटम में कितने इक्विवेलेंट है, 2, तो एक का कितना हो गया, 8 हो गया, है ना, 8 हो गया ना। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम में क्या होते हैं, 2 इक्विवेलेंट होते हैं, 1 + 1, है ना, 2 इक्विवेलेंट होते हैं। और ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना है, 16 AMU, एटम का बोलूंगा तो AMU बोलना, ग्राम नहीं बोलना, है ना, 1 AMU है। तो इसमें 2 इक्विवेलेंट है, तो एक का वेट कितना हुआ, 8 हुआ, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, 8 AMU। ठीक है, और जब हम इसको क्या बोले, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो वो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, लेकिन वो कितने ऑक्सीजन का हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन। हाँ हाँ, नॉर्मली इक्विवेलेंट बोलना चाहे तो यूनिट क्या लगेगी, AMU, है ना, इक्विवेलेंट वेट की यूनिट क्या होती है, AMU होती है, वेट की, है ना, इक्विवेलेंट वेट की। ठीक है,
इक्विवेलेंट तो नंबर एक है ना, ठीक है, वो हमको निकालना पड़ेगा कि किस में कितने होते हैं। अब जैसे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के एक एटम में कितने इक्विवेलेंट हुए, 1 इक्विवेलेंट हुआ, क्योंकि वो एक ही हाइड्रोजन से कंबाइंड हो रहा है, तो इसलिए क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 35.5 ही हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके देखो इसको डेवलप किया गया। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी चीज लिखो, चलो ऐसा लिखो इक्विवेलेंट कर। हाँ हाँ, ये कैसे पता, ठीक है, ये ऐसे पता कि हाइड्रोजन के एक एटम में कितना होता है, एक इक्विवेलेंट होता है, और एक हाइड्रोजन कितने क्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है, एक से कंबाइंड हो रहा है, और हमने कंसेप्ट क्या बनाया है, एक इक्विवेलेंट एक से ही कंबाइंड होता है, तो हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही है, तो क्लोरीन के एक एटम में भी कितना होगा, एक होगा। लेकिन ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से हो रहा था, 2 से, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक एटम में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के, सॉरी है ना, ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन से सबके बनाए उन्होंने। ठीक है ना। अब मान लो कोई चीज हाइड्रोजन से नहीं कंबाइंड होती है, हाँ, अभी देखो है ना, जब ये शुरू से करेंगे ना तो फिर वैसे आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे देखो इसमें कोई बहुत बहुत मतलब लॉजिकल कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि हाइड्रोजन का मान लिया कि उस हाइड्रोजन के एक एटम में क्या है, एक इक्विवेलेंट होता है ना, तो अब वो कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम कितने हाइड्रोजन से हो रहा है, 2 से हो रहा है, और हमने माना एक ही एक से कंबाइंड होगा, है ना, एक इक्विवेलेंट ही एक इक्विवेलेंट से कंबाइंड होता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से हुआ, 2 से हुआ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कितने इक्विवेलेंट होने चाहिए, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइंड होने के लिए उसके अंदर 2 इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन में कितने इक्विवेलेंट हो गए, 2 हो गए। अब ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना होता है, 16, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि एक का होता है, हाँ, क्योंकि एक में 2 में डिवाइड हो गया वो। ऐसे करके ये देखो कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ठीक है, देखो मान लो ये थोड़ा कम भी समझ में आया ना, अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट तो हमें बहुत ज्यादा नीडेड नहीं है इसमें स्कूल के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि जब बाद में हम थोड़ा और करेंगे इसको, है ना, कहीं कहीं और यूज में आएगा, और जब कॉम्पिटिटिव के लिए करेंगे तो फिर आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। जब इतना सा समझा रहा रहेगा ना तो इजीली आ जाएगा। मैं चाहता तो इसको छोड़ देता, लेकिन मैं इसलिए समझाया, है ना, कि जिसमें कम से कम थोड़ा तो दिमाग में रहेगा, है ना, तो बाद में कभी आपको ऐसा कुछ नाम आया इक्विवेलेंट वेट या ऐसा कुछ नाम आया, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि कुछ भी नहीं आता, है ना, कम से कम हमको ये तो पता है कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिखो इक्विवेलेंट कंसेप्ट, है ना। नहीं नहीं, अभी आगे थोड़ा सा, लेकिन क्या है थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे ना तो अच्छे से। हाँ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी, हाँ, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट और substance reacts with one equivalent of other element or substance respectively, one equivalent of other, मतलब वन से ही वन रिएक्ट करेगा, ये इसमें सबसे बेसिक चीज है इसकी। ठीक है, कि किसी का एक इक्विवेलेंट दूसरे के एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। हाँ, फिर अब ऐसा लिखो, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन सबसे बेसिक चीज है ना, इसलिए उससे स्टार्ट करा उन्होंने। इन हाइड्रोजन एटम वन इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट ना, इन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन वन इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, on the basis of these equivalents of other atoms or other elements, है ना, on the basis of this equivalent of other elements, है ना, are found, है ना, उससे फाउंड किए गए। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब ऐसे लिखो कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन,
तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन reacts with two atom of hydrogen, है ना? कि one atom of oxygen reacts with two atoms of hydrogen, है ना? कि वो दो एटम से रिएक्ट करेगा, ठीक है. इट मीन्स ऑक्सीजन एटम हैज टू इक्विवेलेंट्स, है ना, तभी कर सकता है वो, है ना. इट मीन्स ऑक्सीजन हैज टू इक्विवेलेंट्स, ठीक है. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16/2 इक्वल टू 8, है ना. थोड़ा सा एक को हम अच्छे से लिख लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन वाले को. तो कितना हुआ, 16/2 इज इक्वल टू 8, और यूनिट क्या होगी, AMU, ठीक है. यूनिट इज, और AMU को U से लिखते हैं, ठीक है. में भी डिफरेंस आएगा, Fe2O3 और FeO भी बनता है. तो हाँ, तो उनमें भी सब में डिफरेंस आएंगे, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे उनमें डिफरेंस आएगा. नहीं, H2O2 भी नॉर्मल होता है. H2O2 नॉर्मल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नॉर्मल, उसमें तो हो जाएगा. H2O2 है ना. नहीं देखो, पर ऑक्साइड मैंने शायद नहीं, पर ऑक्साइड में ये जरूरी है ओ सिंगल बॉन्ड हो. जब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तभी पर ऑक्साइड बोलते हैं. पर ऑक्साइड अकेला ऑक्सीजन नहीं होता है, पर ऑक्साइड हमेशा O2 होता है, और O2 पे -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, है ना. पर ऑक्साइड कभी भी अकेला ऑक्सीजन नहीं होगा, अकेला ऑक्सीजन होता है O पे 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है. पर ऑक्साइड इज नॉट अ सिंगल ऑक्सीजन. पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बनता है पर ऑक्साइड, और उसमें O सिंगल बॉन्ड होगी ही होगी. कोई भी दुनिया में कभी भी पर ऑक्साइड तभी बनेगा जब O सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं. और एक्चुअली में वो O नहीं है, O2 पे -2 है. जैसे इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या बन जाएगा, O2 पे -2 हो जाएगा, है ना. इस पे भी -1, इस पे भी -1, ठीक है. तो पर ऑक्साइड से इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और ऑक्साइड ऑक्सीजन का एटम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है. इक्विवेलेंट सिस्टम को कैसे अप्लाई कि देखो मैंने बताया ना, जहां वैलेंसीज चेंज होंगी वहां इक्विवेलेंट्स भी चेंज हो जाएंगे. जैसे देखो अभी थोड़ा थोड़ा करते जाओ, फिर अपने आप आएगा, ठीक है. जैसे अभी FeO है ना, और Fe2O3, ठीक है. अब इन दोनों में चेंज हो जाएगा, Fe के दोनों में अलग अलग इक्विवेलेंट आएंगे, है ना. जिनकी भी वेरिएबल वैलेंसीज होंगी उनके इक्विवेलेंट भी क्या होते जाएंगे, उस समय चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना. जैसे अब FeO है, हाँ, अब FeO में निकालो Fe के कितने इक्विवेलेंट होंगे, या इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ऐसे लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इन FeO. देखो जो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे उनके सबके इक्विवेलेंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमको उस कंपाउंड में यही मानना है कि एक ने एक से ही रिएक्ट करा है, ठीक है, ऐसा करके करना है, ठीक है. हाँ, तो अब FeO जो है ना, तो FeO में बताओ कितने होंगे, Fe में कितने होंगे, इसमें O के एक एटम में कितने इक्विवेलेंट होते हैं, 2 होते हैं. तो Fe में भी कितने हो गए, 2 हो गए, है ना. O में 2 होते हैं, ये हमने निकाल लिया पहले, है ना. तो इसका मतलब जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो उसमें 2 इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है. 56 Fe का 56 था, है ना. तो देखो FeO में क्या हुआ, O में कितने इक्विवेलेंट हुए, 2. इसका मतलब Fe में भी कितने होंगे, 2, क्योंकि एक से ही एक करेगा, ठीक है. तो FeO में Fe का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 56/2, 28 AMU, ठीक है. हाँ, अब ये दूसरा क्वेश्चन, कि ऑक्सीजन में 2 हैं,
और एक से एक कंबाइंड हुआ है 56। ये इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट तो दो हैं, तो वेट को डिवाइड कर दिया 2 से, तो एक इक्विवेलेंट का वेट आ गया। वेट ऑफ वन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो एफई का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 28 हुआ। ठीक है, किसमें? एफईओ में। हाँ, लेकिन अब ये निकालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफई इन Fe2O3, इसमें कितना होगा? बताओ कितना होगा Fe2O3 में? नहीं, कितने इक्विवेलेंट होंगे? सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल। हाँ हाँ, 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए? इसके 6 इक्विवेलेंट हो गए, है ना? हाँ, तो अब इसके 2 एटम कितने इक्विवेलेंट से कंबाइंड हुए? 6 से। तो एक एटम कितने से होगा? 3 से। इसका मतलब एक में कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। देखो पहले तो सबसे पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले देखो Fe2O3 है ना? एक Fe में कितने हैं? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब इससे कंबाइंड होने के लिए Fe के भी 6 इक्विवेलेंट चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 एटम कंबाइंड हो रहे हैं। इसका मतलब हर Fe में कितने होने चाहिए? 3 3। इस 3 से ये कंबाइंड हो गया, इस 3 से ये कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो यहां पर Fe का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 56 डिवाइड बाय 3, है ना? ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 56 डिवाइड बाय 3। 3 Fe के 3 इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, देखो ऐसे निकालना है ना, कि कभी भी किसी का पूछे तो हम इस ढंग से निकालना है कि हमको जिसका पता है उससे कंपेयर करके निकाल। ठीक है, हाँ, अब एक और लिखो क्वेश्चन। ये वाला कर लो पहले, अच्छे से करना। देखो है ना, मान लो मैं जल्दी बोल रहा हूं तो मेरे को रोक देना, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, कि इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। फिर तो हमें तो इजी चीजें रहेंगी, ये थोड़ा सा समझ लोगे ना तो फिर सब इजी लगने लग जाए। ठीक है, जो चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है वो हमें किस लेवल तक आएगी? बहुत छोटे से लेवल तक, ज्यादा नहीं पूछेंगे उसमें। ठीक, वही कॉम्पिटेटिव में कम लेवल पूछते हैं उसका, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो उतने लायक हमारे आराम से हो जाता है। ठीक, हाँ, फिर अब जैसे हाँ ऐसा लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3। तो देखो अब आपको इनसे ये भी समझ में आ गया होगा कि जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनके इक्विवेलेंट भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे Fe ने एक में +2 शो करी थी, एक में +3 करी थी, वो हम रेडॉक्स में निकालेंगे भी, है ना, तो उसमें उसके वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे Al2O3 है, अब बताओ Al2O3 में क्या होगा? Al में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। सेम वही हो गया Fe2O3 वाला। तो Al का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? Al का क्या होता है एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का? याद नहीं करे, देखो ये याद रखो, है ना। हाँ हाँ, 27। ठीक है, तो 27 डिवाइड बाय 3, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो और एल्यूमिनियम का हमेशा यही आएगा, 9 ही आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी 9 है MU, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा +3 ही होती है। तो दुनिया में कोई भी कंपाउंड से निकालोगे तो इसका यही आएगा, कभी चेंज होगा। तो इससे आप दूसरों के भी निकाल सकते हो जिनमें चेंज हो रहा है, जिनके चेंज नहीं होते उससे हम दूसरों के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ये क्या हुआ, एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या करा गया? डेवलप करा गया। ठीक है, अब आप किसी के भी नहीं, जैसे आपको नाइट्रोजन का निकालना, हाँ, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, इन NH3। नाइट्रोजन भी बहुत वैलेंसी शो करता है ना, NH3 अमोनिया, इसलिए नाइट्रोजन के भी सब अलग अलग आएंगे। ठीक है, NH3, तो हम कितना होगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ही होता है, एक हाइड्रोजन में। तो 3 हाइड्रोजन में कितने होंगे? 3। और एक ही नाइट्रोजन को कंबाइंड होना है, इसका मतलब उसमें भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए।
तो नाइट्रोजन का भी कितना हो गया, इक्विवेलेंट 3 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, आगे समझ में आ गया ना। तो ऐसे बस वो कंपाउंड पता होना चाहिए यदि वो वेरिएबल शो कर रहा हो। जैसे जो एस ब्लॉक के जितने भी होते हैं, मतलब अभी तो ज्यादा आप लोगों ने एस ब्लॉक वगैरह पढ़ा नहीं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, है ना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके सबके फिक्स आएंगे। एल्यूमिनियम का फिक्स आएगा, इनका कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो वेरिएबल शो करेंगे उनके चेंज होंगे। ठीक है, उनमें चेंजेस। एसिडिक ऑक्साइड बनाता है ना, हाँ है ना, सेम एक ही मेटल एसिडिक भी बना सकता है, बेसिक भी बना सकता है ना। हाँ, एम्फोटेरिक तो ZnO हो गया, Al2O3 हो गया, है ना, ऐसे बहुत से एम्फोटेरिक BeO हो गया, है ना। एसिडिक होता है जैसे Mn2O7, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ये सब हम पढ़ेंगे, देखो धीरे धीरे जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो उनमें बहुत सी चीज पढ़ेंगे कि एसिडिक कब हो जाते हैं मेटल के ऑक्साइड। ऐसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, है ना, लेकिन जब बहुत ज्यादा वैलेंसी हो जाती है तो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे। नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल में नहीं मिलेंगे बेसिक। अगर एसिड एसिड मतलब मेटल के साथ नॉन मेटल ज्यादा जुड़ जाए तो एसिडिक ऑक्साइड भी बना देते नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है ना, इसकी वैलेंसी पे डिपेंड है, दूसरों से कोई लेना नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये सा हो गया। ठीक, अब जैसे अब हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, हाँ ऐसा लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। बस हमें मेनली एसिड और बेस के काम में आएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ठीक है, तो किसी का भी जो इक्विवेलेंट वेट है ना, कोई भी कंपाउंड का, है ना, वो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, अब ये n फैक्टर हमने एलिमेंट के लिए तो निकाल लिया, वो n फैक्टर क्या था, जितने इक्विवेलेंट होते हैं उसमें, है ना। जैसे Al के लिए कितना हो गया था, 3 हो गया था, है ना। ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया था, 2 हो गया था। नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया था, 3 हो गया था। Fe के लिए दोनों में अलग अलग हो गया था। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, सब में ये n बहुत जगह यूज में आएगा, है ना, हर जगह इसका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो हाँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर वो अलग चीज थी, वो तो इक्विवेलेंट वे, वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट था n फैक्टर, है ना, वो अलग चीज थी। ठीक है, अब ये एसिड के लिए n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय इट, है ना, जितने H पॉजिटिव ये देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसका n फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे HCl है, तो HCl कितने H पॉजिटिव देगा, 1, तो HCl का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 है, H2SO4 कितने H देगा, 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे कोई बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl बता, तो वो कितना हो जाएगा, अरे 2 कैसे हो जाएगा, अरे N1 है ना, मॉलिक्यूलर वेट तो होगा इसका कुछ 36.5 अपॉन 1, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर है ना, इक्विवेलेंट वेट, है ना, तो 36.5 अपॉन 1, ये हुआ इसका इक्विवेलेंट वेट, है ना। H2SO4 का कितना होगा, 98 अपॉन 2, 49 ना। H2SO4 का आप कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा उसका। हाँ, ये वेट है, ये सब AMU में, सब AMU। ठीक है, n फैक्टर पता चल गया तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक आया समझ में, तो ऐसे हमारा ये आज था। वैसे एक और तरीके से आ सकता है कि दोनों के इक्विवेलेंट वेट को प्लस कर दो तो इस मॉलिक्यूल के आ जाएगा, है ना। H का 1 होता है, Cl का 35.5 ही होता है,
तो इसका आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, जैसे H2SO4, अब इतने सारों के हमको पता होने चाहिए तब आएगा। उससे ज्यादा ये मेथड ज्यादा बेटर है ना, कि सीधे उसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उससे ये मतलब उन्होंने क्या करा, पहले तो ऐसे बनाया, फिर उन्होंने सबके अलग अलग वो भी दे दिए कि आप ऐसे ऐसे निकाल लो, है ना। एसिड के लिए ऐसा, बेस के लिए ऐसा, ऑक्साइड के लिए ऐसे, ऐसे करके सबके फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। क्योंकि सब कब तक करते रहेंगे ऐसा प्लस प्लस, है ना। तो उन्होंने ऐसे शॉर्ट मेथड बताई कि इसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसका और ज्यादा अच्छा कब पढ़ पाएंगे, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे, है ना। हाँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, है ना। तो अभी फिलहाल आपके लिए बेस वगैरह वो है जिनमें OH होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH निगेटिव गिवन वाइट। देखो कुछ कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिसमें जितने H लिखे हुए हैं जरूरी नहीं कि उतने H देता हो, है ना। लेकिन वो अभी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसको, क्योंकि वो जब आएंगे, जब उनके स्ट्रक्चर हमें पता चलेंगे, तो वो रेडॉक्स में करेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने ऐसा बोला, जैसे मान लो एक ऐसा होता है ना, हाँ, कि जैसे H3PO2 होता है, ठीक है। तो अब ये H3PO2 में कितने H दिख रहे हैं हमें, 3। तो हम सोचेंगे कि इसका N फैक्टर क्या है, 3 है। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है ना, ये तीनों H देता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो देखो, वो तभी आएगा जब हम थोड़े से इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ लेंगे। तो वो थोड़ा जब पढ़ पाएंगे जब आपको थोड़ा और नॉलेज होता जाएगा, है ना। अभी कैसे पढ़ पाएंगे ना, अभी आप लोगों को आते ही नहीं इनके स्ट्रक्चर्स। तो वो जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे और उसमें जब हम रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप इस लायक हो जाओगे कि अपन इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देना है, मतलब वाटर में डालना है। हाँ, ये एक ही हाइड्रोजन देगा, है ना, ठीक है। तो है ना, ठीक है। लेकिन अब वो निकाला कैसे, सर वो क्योंकि पानी में डाला तो पानी का H2O होता है, तो उसके H2 और एक वो चला जाएगा पानी में, तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचेगा। मैंने ऐसा तो अच्छा अच्छा, नहीं वो ऐसा नहीं है ना। फिर H2SO4 में, है ना, ऐसे ये सब में जैसे कि HCl है, अब इसमें तो O है ही नहीं, है ना। HCl में तो O ही नहीं है ना। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसका अलग है। इनके क्या होता है, स्ट्रक्चर से पता चलते हैं। इनके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनसे हमको पता लगता है। तो जितने O से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, बस उतने हाइड्रोजन वो दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको करना मत, है ना, ये अभी फिर हम बाद में करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। हाँ, बस आप बेस का लिख लो। तो बेस का क्या होगा, नंबर ऑफ OH निगेटिव गिवन बाय इट। हाँ, उसका N ये होगा, बेस का N ये होगा, ठीक है। फॉर बेसिस गिवन बाय इट, वो उसका N फैक्टर ये होगा, ठीक है, बेस का। फॉर बेसिस N फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ OH निगेटिव। और इक्विवेलेंट वेट का तो ये कॉमन फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर, ठीक है। दिस इज कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे NaOH है, तो NaOH में कितने OH निगेटिव दे पाता है ये, एक। तो इसका N क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 40, ठीक है ना। अब जैसे AlOH होल थ्राइस, तो इसका N क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, है ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, Al का कितना होता है 27, O का 16 और H का 1, तो प्लस 17 इंटू 3, है ना, क्योंकि OH कितने 3 है इसमें, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बस एक और लास्ट लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। हाँ, देखो बेस में जितने OH वो दे पाता है वो उसका N फैक्टर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को N फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो AlOH होल थ्राइस कितने OH देगा, 3, तो उसका N फैक्टर 3 आ गया। और मॉलिक्यूलर वेट अब हम इससे निकाल लेंगे, इनके एटॉमिक वेट का सम करके, ठीक है। तो O का कितना होता है 16,
H का होता है 1, तो 16 + 1 17 इंटू कितने OH है 3, और L का कितना होता है 27, तो इसको जोड़ देंगे, यहां रख देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट किसका आएगा, AlOH होल थ्राइस का, इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। ठीक है, हाँ ऊपर वाले में तो NaOH का मेरे को याद ही था, है ना 40, तो मैंने 40 रख दिया वहां, 23 + 16 + 1 है ना, तो 40 आ जाएगा। अब आप लोगों को भी याद हो जाने चाहिए कुछ कुछ के, है ना, जैसे H2SO4, NaOH, HCl, है ना, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, इनके याद होने चाहिए। हाँ तो बस 78/3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बस अब एक लास्ट चीज और लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। हाँ बस वो 3 से डिवाइड करना, देखो जो भी आए। ठीक है, 26 आ जाए। तो देखो ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का क्या होता है, जैसे देखो अब दो तरीके हैं, जैसे Al2O3 है ना, इसका निकालना, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al + O कर दोगे तो भी आ जाएगा। L का कितना होता है 9, हमने निकाला था 27/3, O का कितना होता है 8, तो Al2O3 का कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट में बस ये मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ते, यही तो फायदा है इक्विवेलेंट में, कैसे ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये करना पड़ेगा, इसीलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट बनाया गया। ठीक है, कि उसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये मींस इसका प्लस इसका प्लस इसका, है ना, ऐसे ही होता है इक्विवेलेंट वेट का मतलब। ठीक है, एक में चलो ऐसा लिख भी लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O। जैसे देखो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक वेट का सम करते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट वेट के लिए इक्विवेलेंट वेट का सम करते हैं, मगर उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते बस। ठीक है, सिर्फ उसका करते हैं। ठीक है, हाँ, और ऐसे यदि आपको फॉर्मूला करना है तो इसका n फैक्टर होता है इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ एटम, है ना, अदर देन ऑक्सीजन, अदर देन ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। ठीक, n फैक्टर फॉर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा है इसकी वैलेंसी इंटू इसके नंबर। अब Al की वैलेंसी कितनी होती है 3, है ना, और Al के नंबर कितने 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा 27 × 2, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 × 3 डिवाइडेड बाय 6, है ना। देखो वो कॉमन फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर सबके अलग अलग ढंग से आते हैं। ठीक है, n फैक्टर जो होते हैं वो सबके अलग अलग ढंग से आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूले से निकालना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे Fe2O का निकालना है और Fe2O3 का निकालना है, तो फिर हम दोनों के इक्विवेलेंट वेट हमको पता होनी चाहिए पहले, है ना, तो उसमें ये फॉर्मूले ज्यादा काम का है। ठीक है, कि Fe2O3 में हमको पता है Fe+3 है ना, तो 3 × 2 हो जाएगा, उसका भी 6 हो जाएगा, और FeO में Fe+2 है, तो 2 × 1 उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इसका क्या, अब इसका निकालो, देखो कितना आएगा, इसका करो 27 × 2 + 16 × 3, हाँ 54 + 48 अपॉन 6 कितना आया, 102/6, तो कितना आएगा 70 नहीं आ जाएगा, है ना। तो देखो, है ना, दोनों चीजें सही है ना, तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो
ये बहुत प्रैक्टिस से हो जाता है कि हमको फिर कहीं पे कहाँ कौन सा यूज करना है ना, तो कि जल्दी से जल्दी निकल जाए, ठीक है ना। तो देखो ऐसे हमारे क्या निकल जाएंगे ऑक्साइड के, जैसे अब आपको, हाँ एक और ऑक्साइड लिख लेते, NiO, इसका निकल ऑक्साइड, है ना। तो NiO का कैसे निकालेंगे, इसका एन फैक्टर क्या होगा, NiO का 2 होगा, क्योंकि Na की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो पता ही है। तो Na, एक ही Na कंबाइंड हो रहा है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, +2 होगी। तो इसकी +2 हो गई, इंटू कितने Na है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब Na का वो कितना होता है, 58 और +16 डिवाइड बाय 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। पूरे NiO का आया ना, Na का नहीं, NiO का इक्विवेलेंट वेट। सिर्फ Na का पूछें तो कितना होगा, हाँ क्योंकि देखो एक Na कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, एक से, और एक ऑक्सीजन में कितने इक्विवेलेंट होते हैं, 2, तो इसका मतलब Na में भी कितने इक्विवेलेंट होंगे, 2, तो Na का कितना होगा, 58/2, है ना, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनको भी जोड़ोगे, है ना, 8 प्लस वो, देखो इस टोटल को 2 से डिवाइड करो, या दोनों को भी 2 से अलग अलग करो, तो बात वही है, ठीक है। तो देखो लेकिन ये ध्यान रखना, आपको पूछा क्या है, Na का पूछा है कि NiO का पूछा है ना। NiO का ये आएगा, Na का सिर्फ क्या आ जाएगा, 58/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा हम ये करते हैं। हाँ अब ये लिखो नॉर्मेलिटी, इसके लेकर आए ये सब, जैसे मोलेरिटी होती है ऐसे एक चीज क्या होती है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। बस ये नॉर्मेलिटी बताने के लिए इतना ये सब पढ़ना पड़ा, है ना, अदरवाइज नहीं तो इसकी कोई हमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसके लिए इतना पढ़ना पड़ा, है ना, ठीक है। नॉर्मेलिटी, हाँ तो ऐसा लिखो, नॉर्मेलिटी में लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना, ये इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, ना, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी एक तरह से मोलेरिटी जैसा है, बस एक ही चेंज आया, मोलेरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो ग्राम में आएगा, है ना। तो हमें वही चीज आएगा उतना ही, बस उसको लिख के देना है, ग्राम दे देना, ठीक है, जैसे मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट था, है ना, सेम वही चीज है। तो अब नंबर ऑफ, चलो पहले चलो ये लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास आप लोगों को पता ही है ना, तो उससे इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा और गिवन मास तो दिया ही होगा, है ना। हाँ अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या हो जाएगा, WB अपॉन GEMB, ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ, इंटू 1000 अपॉन V इन ml। देखो ये जो चीज है वो ये है ना, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, लेकिन ये किसके हैं, सॉल्यूट के, हमें सॉल्यूट का लेना, ठीक है ना। देखो हमने नॉर्मेलिटी को क्या बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ऐसे डिफाइन करा हमने, है ना। नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो ये WB अपॉन G क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो ग्राम इक्विवेलेंट मास है, बस इसलिए लिखा। गिवन मास काय में होना चाहिए, हमारा ग्राम में होना चाहिए। गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ग्राम में ही होगा, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन V, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास मतलब क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, है ना, इक्विवेलेंट मास यही होता है ना, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो देखो यदि इसकी जगह ये रखोगे WB अपॉन मोलर मास को हम क्या बोलते हैं MMB अपॉन n फैक्टर इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है। अब ये n क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, n फैक्टर इंटू WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन V। ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला था, हाँ, मोलेरिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, n फैक्टर इंटू मोलेरिटी, तो ये इनमें रिलेशन आ गया ना, इसीलिए हमने देखो n फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है n फैक्टर इंटू मोलेरिटी, ठीक है। आया, समझ में आया है कि इसको क्या बोलते हैं, n फैक्टर इंटू मोलेरिटी, ठीक। हाँ, ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करो, देखो आप क्वेश्चन से समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। हाँ, ऐसा लिखो एक क्वेश्चन, हाँ ऐसे लिखो कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in water to make 98 gram of H2SO4 is dissolved in water to make 250 ml solution. Find normality of this solution, है ना। इसकी हमको क्या करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड करना। हाँ करो, देखो अब हमने ये सब कर रखा है, n फैक्टर निकालना भी करा हुआ है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालना भी करा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में रखो, पुट करो ये वाले फॉर्मूले में, है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन GMB, है ना, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। हाँ, सबसे पहले वो निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, है ना, सल्फर का 32। हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर कितना है, 2 है, कितने H वो दे सकता है, अभी मैं वही दूंगा, जितने H होंगे उतना ही, है ना, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों, H2SO4 है, हमने एसिड का क्या लिखा था, कितने H वो देता है, तो H2SO4 कितने H देगा, एक ही देगा, 2 ही देगा, है ना। तो क्या n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, ठीक। सल्फर का 32, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो सबसे पहले, 98 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, है ना, तो वो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा या GEMB हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस अब इस फॉर्मूले में रख दो, 98 अपॉन, हाँ मतलब WB कितना है हमारा 98, है ना, अपॉन 49,
इंटू 1000 अपॉन 250, जो 98/2 ही तो होगा। क्यों जीएमबी क्या निकाला है ना? हाँ ठीक है, जीएमबी क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना? तो H2SO4 का मोलर मास कितना आया 98 और एन फैक्टर है 2, तो उससे हमारा ये आएगा, है ना? वो यहाँ 8 ही आएगा, 2 हो जाएगा। ये मैंने वो दिया ही 98 इसलिए ताकि डिवाइड हो जाए वो आसानी से, और ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 आ जाएगा, है ना? तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई 8, है ना? इसका यूनिट क्या होगी इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना? इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है? और उसको भी कैपिटल एन लिख दिया जाता है ना? उसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल एन, ठीक है? आया, समझ में आया कैसे निकलेगी नॉर्मेलिटी, है ना? तो बस ऐसे, अभी आपको ऐसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करने आने चाहिए, है ना? ठीक है, इसका और जब आगे करेंगे तो फिर वो रेडॉक्स चैप्टर जब करेंगे ना, तब इसके आगे की और चीजें करेंगे, ठीक है? नॉर्मेलिटी में एक फायदा होता है, जैसे हमने वो मोलरिटी के बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे, अलग अलग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा था न्यूट्रलाइजेशन का, है ना, कि M1V1 अपॉन ए इक्वल टू M2V2 अपॉन बी, ऐसा लिखा था, है ना? तो नॉर्मेलिटी में वो नीचे के ए नहीं लगाने पड़ते, N1V1 इज इक्वल टू सीधे N2V2 होता है ना, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एक से ही रिएक्ट करता है, तो उसमें हमें वो जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, वो नहीं लगाने पड़ते, मतलब रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करना पड़ता, बिना बैलेंस करे ही हमारे क्वेश्चन हो जाते। तो ये फायदा था इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अपनाने का, है ना? लेकिन समस्या बस ये थी कि उसके पहले इतनी चीजें हमको आना चाहिए, है ना? इसीलिए शायद एनसीईआरटी से उसको हटा दिया, 2008 तक ये था कोर्स में, 2008 से एनसीईआरटी से हटा दिया उसको। किसको? नहीं, स्कूल में तो नहीं पढ़ाएंगे, तो वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, है ना? ये सिर्फ पढ़ाएंगे किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना? क्योंकि स्कूल में तो है ही नहीं ना वो कोर्स में, तो स्कूल वाले क्यों उसको, और ये फालतू पढ़ा के और परेशान होना, है ना? मतलब कि बच्चों को समझ में आना ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी। और अभी तो हमने थोड़ी शॉर्ट में करी है उसको, है ना? जब हम थोड़ा सा रेडॉक्स को मिला के करेंगे तो ये चीजें और टफ होती जाएंगी, है ना? इसीलिए इसको हटाए, क्योंकि इसके लिए अलग से चाहिए 5-6 लेक्चर, है ना, जब इसको अच्छे से बिल्कुल समझना हो, है ना, कि उस पूरी रिएक्शंस और उसके लिए। लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे इसीलिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज्यादा उसके लिए समय नहीं है, वो फिर हम बाद में करेंगे, जब हम थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे ना, फिर उसके बाद करेंगे उसको रेडॉक्स वगैरह में। लेकिन वो तब ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा जब हमको इतना आता है ना, तो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? हाँ चलो एक आध क्वेश्चन और करो। हाँ ऐसे लिखो, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ CaOH whole twice, calcium hydroxide solution which has molarity 0.5 m, capital M, which has molarity 0.5 capital M. हाँ एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, है ना, क्योंकि CaOH होल टाइज का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसके सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 आ जाएगा, 1n हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो, है ना, ऐसे भी हो सकता है, कभी हमें प्रॉब्लम आए तो हम मोलरिटी निकाल लें, लेकिन यदि एन फैक्टर निकालना आ जाएगा तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना? और नहीं तो मोलरिटी निकाल के एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है? ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आया, समझ में आया? देखो बहुत ज्यादा नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है ना? ठीक है, अब एक दो फॉर्मूले इसके और लिख लो। हाँ ऐसा लिखो, एन फैक्टर 1 ना, देन मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मल ना, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना? अदरवाइज वो उससे हमेशा कम होगी, है ना, ज्यादा होगी, सॉरी, हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होगा, ठीक है? तो हमेशा नॉर्मेलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोलरिटी हमेशा कम आएगी।
तभी इक्वल आएगी जब n फैक्टर क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। जैसे HCl, NaOH, इनके लिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। HNO3 इनके लिए हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। हाँ, तो उसमें मतलब वैसे ही देखो, ये सब क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग थोड़ा इनऑर्गेनिक और ये सब पढ़ोगे ना, तब आपको इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी, है ना, कि ये जो पढ़ा है अभी हमने तो क्या उपयोगिता है इसकी, है ना। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी इतना पढ़ा ही नहीं है ना, तो अभी तो ऐसा लगेगा कि ये फालतू का है, बुक में दिया नहीं है तो क्यों पढ़े, है ना। लेकिन तब इसका यूज आएगा, तो और तब क्या होगा कि अभी यदि हमने समझ रखा है ना, तो फिर हमें पता भी चलेगा कि यूज हो सकता है इसका, नहीं तो हम सोचेंगे कोई और तरीके से करना किसी चीज को, है ना। तो इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, अब ऐसे लिखो, एक दो फॉर्मूले और लिख लो इसके। हाँ, ऐसे लिखो, इफ परसेंटेज W/W, इफ परसेंटेज W/W एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। देखो, जैसे जैसे मोलेरिटी के थे ना, वो सब नॉर्मेलिटी के भी होते। ये देखो, ये आपको वाइवा में जरूर पूछ सकते हैं, 12th के भी वाइवा में पूछ सकते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल होंगे, है ना। नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, है ना, 12th के वाइवा में भी और 11th के भी वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उधर काम में आएगा, है ना, 12th में ये चीज काम में। हाँ, तो अब इसमें जैसे हमारा मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन क्या था, MMB था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। बस यहां पे हर जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस मोलर मास की जगह बस इक्विवेलेंट। तो एक ही डिफरेंस है पूरे इसमें, मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में, कि मोलर मास की जगह क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास आ जाता है। बाकी ऑल थिंग आर सेम, सभी कुछ एक जैसा, ठीक है, कोई भी और डिफरेंस ही नहीं, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला जो लिखा था, हाँ, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, रो को लिखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और GMB क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना, किसका, सॉल्यूट का, है ना, उसका। हाँ हाँ, B मतलब सॉल्यूट, है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, है ना। इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, और B की नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2, है ना। ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बस ये अपॉन में A भी करने की जरूरत नहीं, मोलेरिटी होती तो अपॉन में A भी आता और इसके अपॉन में ये स्मॉल b भी आता, ठीक है। नॉर्मेलिटी में ये हट जाता है, क्यों, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एक से रिएक्ट करता है, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, है ना। तो इसलिए डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बस ये सबसे ज्यादा इसका यूज इसमें, कि जब किसी रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर पाते तो हमें नॉर्मेलिटी यूज करना ज्यादा इजी होता है बजाय कि मोलेरिटी यूज करना, क्योंकि मोलेरिटी के लिए बिना बैलेंस के आंसर नहीं आएगा, है ना, लेकिन नॉर्मेलिटी में बिना बैलेंस के आंसर आएगा, ठीक है। तो तब इसका यूटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी में तो कोई इतनी खास नहीं है, ये मेन चीज होती है ना जहां पे इसको यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूले इसके मोलेरिटी जैसे, है ना, जैसा मोलेरिटी में होता है सेम वैसा का वैसे होता है। बस मोलेरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाएगा और मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जहां जहां मोलर मास है वहां इक्विवेलेंट मास कर दो तो मोलेरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाए। तो बस एक ही इस फॉर्मूले को छोड़ के यहाँ अपॉन में AB भी हटाने पड़ते, ठीक है ना। जैसे दो सॉल्यूशन को मिक्स करा तो तीसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जैसे M1V1 प्लस M2V2 था ना, ऐसे सेम हो जाएगी, ठीक है। ठीक, चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं अब इसमें से, है ना। तो वो क्वेश्चन किस किसने देखे, मतलब देखे किस किसने, कि देखे भी नहीं, अच्छा किसी ने भी देखे ही नहीं उसको अच्छा अच्छा अच्छा, देखे, है ना। तो अब देखो, आप सब उसको देखना और एक बार ट्राई करना, है ना, ठीक है।
तो फिर उसमें से जो नहीं आएंगे वो फिर मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि जब तक कैसे पता चलेगा? आंसर, चलो मैं उसके आंसर्स भी भेज दूंगा, ठीक है, आंसर्स भी भेज दूंगा, तो फिर उसको फिर ट्राई करना, तो फिर उसको करेंगे, ठीक है। अभी हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 1.35 एनसीईआरटी है किसी के पास? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.35 है ना। देखो मैं उसको शॉर्ट में बता भी दूंगा। हाँ, एक रिएक्शन दी हुई है सीए, हाँ रिएक्शन बोल दो तो मैं लिख देता हूं इधर बोर्ड। हाँ, एक्सरसाइज का मतलब लास्ट से सेकंड है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 1.35 है ना। हाँ, रिएक्शन क्या है, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, नीचे क्या दे रखा है, हाँ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl, ठीक है। हमको पूछा है CaCO3 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा इससे रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, 25 ml ऑफ 0.75 m HCl से, ठीक है। तो किसी को समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हैं? क्यों, HCl तो HCl में तो एक ही H है ना, तो इक्वल होगी इसकी तो नॉर्मेलिटी मोलर, अच्छा हाँ, है ना। हाँ लेकिन हाँ नॉर्मेलिटी के बिना ही इसको करना है हमको, है ना, बिना करना है, ठीक है। हाँ लेकिन अब इसके इसका तो हमारे पास कुछ भी, हाँ वैसे है नहीं, हाँ कर सकते, हाँ 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 हाँ। तो देखो अब इसके, हाँ वो भी सही, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगेगा, ठीक है ना। तो इसके हम क्या निकाल लें, मोल्स निकाल लें, है ना, तो इसके उतने मोल के लिए इसके कितने लगेंगे ये निकल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोलेरिटी है, वॉल्यूम है, तो इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं HCl के, है ना। हाँ, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है HCl, है ना, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो वेट भी निकाल सकते थे, लेकिन वेट से ज्यादा अच्छा है कि मोल्स ही निकाल लो, है ना, नहीं तो हम WB अपॉन MM भी करते तो वेट आ जाता है HCl का, उससे भी कर सकते थे, लेकिन हम मोल्स निकाल लें। हाँ हाँ, कहाँ दिया, ये तो रिएक्शन में है, एक्चुअल थोड़ी है, एक्चुअल तो ये है ना हमारे पास, ये तो रिएक्शन से हमको पता चल गया कि 2 मोल के लिए 1 मोल लगेगा, है ना, लेकिन रिएक्शन में हमको एक्चुअल कितने मोल की है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 0.75 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl इंटू 1000 अपॉन 25, हाँ तो 40 हो गया, तो 0.75 अपॉन 40 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। ये तो क्या आ गया हमारे मोल्स ऑफ, मत करो अभी कैलकुलेट, अभी बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब इससे फिर अब इसके निकालो कि CaCO3 के कितने लगेंगे, ठीक है। आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, हमें इसकी मोलेरिटी, क्योंकि HCl क्या होता है, लिक्विड होता है ना, इसलिए बोला कि इतना ml HCl डाला है जिसकी मोलेरिटी इतनी है, और उसने CaCO3 से रिएक्ट करा है, तो हमको पूछा है कितना CaCO3 लगेगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या निकाल लिए, मोल्स ऑफ HCl निकाल लिए, है ना। अब मोल्स ऑफ HCl से अब हम क्या निकाल लें, कितने मोल CaCO3 के रिक्वायर्ड होंगे, वो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से, कि 2 मोल HCl रिक्वायर कितने होगा, 1 मोल CaCO3, हाँ तो इतने अपॉन 40 मोल रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 1/2, है ना, इनटू कितना हो जाएगा 0.75 अपॉन 40, मतलब 0.75 अपॉन 80 मोल,
किसके रिक्वायर होंगे? CaCO3। ठीक है, इतने मोल किसके हो गए? CaCO3 के हो गए। अब हमको पूछा क्या है? वेट ऑफ CaCO3 निकालना। तो मोल से वेट कैसे निकालते हैं? मोल और वेट में क्या रिलेशन है? मतलब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो बस इससे आ जाएगा वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO3 इनटू मोलर मास ऑफ CaCO। अब CaCO3 का लगना, अब HCl का नहीं लेना कुछ भी, ठीक है, CaCO3 का लेना। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? मोल्स कितने आए इसके? 0.75 अपॉन 80 इंटू CaCO3 का कितना होता है मोलर मास? हाँ, तो कितना आएगा? 100, है ना? कितना कर लो, है ना? 100 आर कर लेना, सभी लोग कर लेना। ठीक है, तो ये 100 आ गया। तो बस अब यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? कितना आएगा? 0.75 इंटू 5/4। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर किस में आएगा? इतने ग्राम्स। ठीक है, तो इतने ग्राम CaCO3 के रिक्वायर्ड होंगे इसके। ठीक है, अब जो भी आए देखो, अब वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो इतने ग्राम। हाँ, ये समझ में आया करा कैसे, है ना? सबसे पहले क्या निकाल लिया हमने कि इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं HCl के, फिर उतने मोल के लिए कितना CaCO3 रिक्वायर्ड है ना? और उससे फिर हमने बाकी का निकाल लिया। ठीक है ना? वैसे इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, m1v1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका m1v1 अपॉन 1, ऐसे करके भी कर सकते थे, लेकिन है ना, ये भी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखो, वॉल्यूम इनटू मोलेरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, लेकिन वो मोलेरिटी काय में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ml में हो तो उसको क्या बोलते हैं? मिली मोल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको एक और तरीके से देखो मैं कर 0.937। ठीक है, बुक में देख लेना, आंसर दिए भी हो। हाँ, वही 0.93 ग्राम ऐसे। ठीक है ना? आया, समझ में आया ये, है ना? तो देखो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसको एक और तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ना, इसको क्या बोलते हैं? मिली मोल्स। मिली मोल्स। ठीक है, तो हाँ, तो मिली मोल ऑफ HCl वो कितने हो गए? कितने हो गए? मोलेरिटी कितनी है? 0.75 इंटू वॉल्यूम कितना है? 25, है ना? तो ये क्या हो गए? मिली मोल ऑफ HCl हो गए। अब हमको कितना है? 2 मिली मोल के लिए इसका 1, देखो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 2 मिली मोल के लिए कितना लगेगा? 1 मिली मोल लगेगा इसका। तो इतने के लिए कितना? अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो, है ना, कि मिली मोल ऑफ HCl निकाल लिए। अब इसका 2 के लिए इसका क्या लग रहा है? 1 लग रहा है ना? तो इतने के लिए कितना लगेगा? ठीक है, तो 2 मिली मोल ऑफ HCl रिक्वायर 1 मिली मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, तो 0.75 इंटू 25 मिलीमोल ऑफ HCl रिक्वायर, हाँ, 0.75 इंटू 25 अपॉन 2 मिलीमोल ऑफ CaCO3। कितने मिलीमोल हो गए? तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स कितने होंगे? मिलीमोल से मोल कैसे निकालेंगे? हाँ, मिलीलीटर से लीटर कैसे निकालते हैं? 1000 से डिवाइड करके। ऐसे मिलीमोल से मोल भी क्या हो जाएंगे? 1000 से डिवाइड कर दे। तो मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.75 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 1000। इतने मोल्स हो गए। अब वेट क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास, है ना? तो वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1000 इंटू मोलर मास कितना होगा? 100, है ना? तो अब देखना, ये सेम वही की वही कैलकुलेशन हो जाएगा और सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ये दो तरीके करने के, है ना? या तो मोल्स ऐसे निकाल लो और फिर करो, और या फिर ऐसे मिली मोल्स निकाल के भी कर सकते। ठीक है,
है ना। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये ज्यादा इजी पड़ता है ना, कि हाँ मिलीमोल वाला नहीं, लंबा नहीं है। देखो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे करना थोड़ी है, उसमें तो बस दिस इंटू दिस, है ना, ये मिलीमोल हो गए, इसके आधे लग रहे हैं इसके लिए, तो इतने अपॉन 2 हो गए, तो इसके मिलीमोल क्या हो गए, आधे हो गए, और इंटू अपॉन 1000 इंटू इसका मोलर मास। तो ये हमको खुद सोच के करना। यहां तो मैंने एक एक स्टेप करी, आपको वहां देखो 2 का लिए 1 है, तो इसके लिए इसका आधा हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस अपॉन 2, है ना, ये हो गया। और ये क्या होगा, मिलीमोल होगा, यदि ये ml में दिया, लीटर में दिया होता तो सीधे मोल्स हो जाते, ठीक है। तो मिलीमोल दिया है तो अपॉन 1000 इंटू इसका मोलर मास CaCO3 का, तो देखो जल्दी हो जाएगा इससे, है ना, उसके कंपेयर। यदि वैसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ, ये करो, उसके कंपेयर में जल्दी होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी ऐसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व करना उसको, है ना, मिलीमोल्स का ऐसे यूज करके, ठीक है ना। अभी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिर दूंगा, तो उसमें फिर और करेंगे हम हमारा वो लेसन स्टार्ट कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्लास में। तो देखो पहले अभी वो जो क्वेश्चंस मैंने दिए है ना, उसको सॉल्व करना। अभी तो आप लोगों ने एनसीईआरटी भी नहीं करी है ना, तो अब देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, एनसीईआरटी के, है ना, कम से कम वो लोग तो करो जिन्होंने करे हुए हैं, है ना, नए जो मतलब नहीं कराए उनको चलो ठीक है, मगर जिसने करा हुआ है वो तो करो, है ना, ट्राई तो करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और फिर जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर बताऊंगा क्या, है ना, जब पूछोगे नहीं तो बताऊंगा क्या, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना, ठीक है, तो बिल्कुल आएंगे, है ना। और ये ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन मतलब ज्यादातर स्कूलों में पूछा हुआ है,